अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है जो कि केमिस्ट्री हमारी हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री को, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को। और उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो क्या है, वो है क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवन के ये प्रोसेस कुछ ऐसा भी है कि आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हो। और हम लोग जो है क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हम इसको ज़्यादातर लैब में ही करना। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के लिए की क्रिस्टलाइजेशन करनी है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइजेशन करनी है या डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्रिस्टलाइजेशन करनी है, तो फिर आप क्या करोगे? आप करोगे उसको लैब के अंदर, क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंसेस या केमिकल्स जो हैं वो हमें कॉमनली अवेलेबल नहीं होते। सो हम यहाँ पे ओवरऑल जनरल एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। उसके अलावा उन स्टेप्स की डिटेल को सारा देखेंगे कि किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। हमने फिल्ट्रेशन पे भी बहुत डिटेल में बात कर ली है, अब हमारी बारी है क्रिस्टलाइजेशन पे बात करने की। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके जी, नाउ व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? ओके जी, हम क्रिस्टलाइजेशन की बात करने लगे हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस कि जिसमें सोल्यूशन को क्या किया जाता है, जिसमें आप लोग क्या करते हो। दिस इज द प्रोसेस इन विच द सोल्यूट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट को डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, और उसके अलावा फिर हम उसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद हम उसकी कूलिंग भी करते हैं। ठीक है, और हमें जो फाइनल हमारी प्रोडक्ट मिलती है वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस। जो सॉलिड होता है ना, सोल्यूट हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, तो एक्सेस जो सॉलिड होगा या सोल्यूट होगा वो हमारा क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। लिखने को मैं एक एक वर्ड भी लिख सकती हूँ जैसे आपकी बुक पे लिखा है, लेकिन वो वहाँ पे लिखा है। हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, आपको क्लियर करना टॉपिक, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन का वो क्लियर करना। हाँ, हम लोग जो है वो यही फोकस होता है स्टूडेंट्स का कि उसको हम रट्टा मार लें जल्दी से जल्दी, बट उसको समझने की कोशिश कोई नहीं करता, जो कि गलत बात है। तो हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके जी, और आप इसके अपने जो भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे हम बात करें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद आपका उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद जो आपका सोल्यूशन बन गया है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब वो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी, जब आपका सोल्यूशन जो है वो ठंडा हो जाएगा हीटिंग के बाद, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये इसी की डेफिनेशन है और यही इसका जो है वो प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल में वो क्या कहता है, crystallization is a process in which the solute is dissolved in the suitable solvent at high temperature in such a way that excess amount of the solute separates out in the form of crystals when it is cooled. ओके जी, ये हमारी है क्रिस्टलाइजेशन। इंग्लिश में देखा मैं बोल गई, बहुत सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं भी हुआ होगा, सो दैट्स वाई मैंने पहले उर्दू में एक्सप्लेन किया। ओके जी, अब हम चलते हैं कि मैंने इसकी डेफिनेशन और प्रिंसिपल आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कुकिंग की, तो कुकिंग की डेफिनेशन क्या है कि कुछ कोई चीज़ पकाना, ठीक है, किसी प्रोसेस को फॉलो करके फिर कुकिंग के उसके बाद स्टेप्स आते हैं। तो सेम क्रिस्टलाइजेशन का भी यही प्रोसेस है कि हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, अब हम इसके स्टेप्स की तरफ जाएंगे। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने जो है वो सॉल्वेंट चूज करना है। सॉल्वेंट हम कैसे चूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर। हिट एंड ट्रायल बेसिस का मतलब क्या है कि आप लोग सबसे पहले तो एक सॉल्वेंट को यूज़ करोगे अपने सल्यूट के साथ, कि उसमें अगर सॉल्युबल होता है तो कर लोगे, अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करोगे, दूसरे सॉल्वेंट को यूज़ कर लोगे। ओके, जिस तरह से अगर आपका उसमें भी वो सूटेबल सॉल्वेंट नहीं है तो आप थर्ड की तरफ मूव करोगे। इस तरह से हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, यानी कि आपने ट्राई करते रहना है सॉल्वेंट को, जिसमें अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है आपने वही सॉल्वेंट यूज़ कर लेना है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे।
ओके जी। उसके अलावा फिर हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में आपने सॉल्वेंट चूज़ कौन सा करना है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप कह लो कि कोई आप पसंद करते हो कोई चीज़, कपड़े हैं या जूते हैं, या तो फिर आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हो ना कि थोड़ा सा सोल कैसा होना चाहिए, हील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कपड़ा लॉन का होना चाहिए, किस फैब्रिक में होना चाहिए, वो सारा कुछ सेम इसी तरह से सॉल्वेंट की भी जो है वो खसूसियात होती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो है वो क्या हो, इनएक्सपेंसिव हो। ठीक है जी। आपका जो सॉल्वेंट है वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी कि महंगा ना हो ज़्यादा। उसके अलावा और इट कैन डिज़ोल्व या सॉल्युबल लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट की बहुत हैवी मिकदार को अपने अंदर ये डिज़ोल्व कर सकता हो। और उसके अलावा ये केमिकली रिएक्ट ना करे सल्यूट के साथ, डोंट रिएक्ट केमिकली। आई होप आपको जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। रिएक्ट केमिकली विद सल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। उसके अलावा आपका जो सल्यूट होता है वो क्या हो कि ईज़िली अवेलेबल भी होना चाहिए। आई थिंक सो यही है इसकी। हाँ जी। और ये क्या होना चाहिए जी, सेफ़ टू यूज़। सेफ़ टू यूज़ का मतलब क्या है कि इनफ्लेमेबल हो, ये ना हो कि क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान हीटिंग का प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है, तो ये ना हो कि प्रोसेस के दौरान जो है वहाँ पे किसी आग जो है वो कैच कर जाए आपका जो भी जिसमें भी आप लोग हीटिंग कर रहे हो, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए। सो दैट्स वाई ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो कि होनी चाहिए एक सॉल्वेंट की, तभी हम उस सॉल्वेंट को चूज़ करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और हाँ जी, एग्जांपल्स तो हमने देखी नहीं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट का आप लोग कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो। आप एसीटोन इस्तेमाल कर सकते हो, CH3 और CH3 जिसको एसीटोन कहा जाता है। उसके अलावा आप जो है वो बेंजोइक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो। ओके जी। आप लोग जो है वो बेंजोइक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जा सकता है। आई थिंक सो के सॉरी, बेंजोइक नहीं, एसिटिक एसिड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एसिटिक एसिड को जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इथानॉल को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा आप लोग जो एसीटोन को इस्तेमाल, वाटर को सॉल्वेंट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म है CHCl3, उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज एन सॉल्वेंट। ओके जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि सॉल्वेंट के तौर पे हम ज़्यादातर यूज़ कौन से सॉल्वेंट कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो क्या है, वो है जी हमारा, आई थिंक सो हमारा है, हाँ जी। उसके अलावा फिर एक पॉइंट सॉल्वेंट के बारे में ये भी कि अगर आपका सॉल्वेंट आपको सूटेबल नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल आपका सब्सटेंस ऐसा है कि वो एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि इनमें से एक दो सॉल्वेंट को मिला लो और तब देखो कि अगर आपका सोल्यूट है वो अच्छे से हल हो रहा है तो आप वो यूज़ कर लो कॉम्बिनेशन। ओके जी। तो ऐसे भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर क्या क्या आपने करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है वो आपका सेफ़ टू यूज़ होना चाहिए सॉल्वेंट। तो प्रिकॉशनरी मेजर इसका ये है कि आपका सॉल्वेंट ऐसा हो कि प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आपने हीटिंग फॉलो करनी है, हीटिंग करनी है उसकी आपके सोल्यूशन की, तो आपका जो सॉल्वेंट है वो फायर को कैच ना कर सके, यानी कि उसको आग ना लग सकती हो, तो तभी आप इसको जो है वो यूज़ करेंगे। थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर होता है। ओके जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कपड़ों के साथ आपको बताया जाता है कि इसको आपने गर्म पानी में धोना है या ठंडे पानी में धोना है ताकि उसका कलर ख़राब ना हो, तो सेम इस तरह से इसकी भी कुछ जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर है। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को 9th केमिस्ट्री में हम बहुत डिटेल से स्टडी करके आए हैं। और इसका मैं भी थोड़ा सा बता दूँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या, जो कि सीलशुदा होता है। सीलशुदा मतलब कि जैसे आपके पास जो है वो आपको भूख लगी हुई है और आपको जो है वो एक प्लेट आपने खाना खाना है, लेकिन आप 2 प्लेट खा गए हो। ठीक है जी। तो वो आप जो है वो सैचुरेटेड हो गए हो, अब आप इतने फुल हो गए हो कि अब आप मज़ीद नहीं खा सकते। ओके, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या, कि अगर आपको एक प्लेट की भूख थी और आपने आधी खाई है, तो अभी आपके पास जो है वो आधी प्लेट की आपके पेट में गुंजाइश है,
तो होता है अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, सैचुरेटेड से भी ज़्यादा खा लिया, तो फिर आप लोग उसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। सही सेम इस तरह से आपके जो है वो यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन की सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, यानी कि आपने सेल शुदा सोल्यूशन तैयार करना है जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके जी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ सेकंड स्टेप पे हम पहुँच चुके हैं और हमारा स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन की आपने जो है वो तैयारी करनी है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को कैसे तैयार किया जाता है, जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं तो आप लोग क्या करते हो, पानी लेते हो, उसके अंदर जो है नमक इतना ज़्यादा हल कर दो, करते चले जाओ और वो मज़ीद हल ना हो सके तो रूम टेम्परेचर पे उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सेम एज द केस आपने क्या करना है, वो वाला सल्यूट जिसकी भी आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है, ये हम तो जनरल टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ना, जनरल प्रोसेस देख रहे हैं। सल्यूट आप किसी को भी ले लो, तो सल्यूट आपने जिसकी भी आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है वो आपने लिया, आपने सॉल्वेंट लिया, सबसे पहले तो आपने चूज़ कर लिया ना सॉल्वेंट फर्स्ट स्टेप में, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, अब आपने सोल्यूशन तैयार करना है। तो आपके पास जो भी आपको सल्यूट दिया गया है लैब के अंदर, उसको आप लो और उसकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आप उस सॉल्वेंट के अंदर हल कर दो रूम टेम्परेचर के ऊपर कि वो मज़ीद हल ना हो सके। और फिर उसके बाद आप लोग क्या करो कि उसको हीटिंग के प्रोसेस से गुजारो, ठीक है, ताकि फिर क्या हो, हीटिंग करोगे जब तो फिर मज़ीद हल होना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपके पास जो सोल्यूशन बन जाएगा वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। सही, आपके पास क्या बन जाएगा, इस तरह से सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप आ जाएगा, वो क्या होगा जी, फिल्ट्रेशन। अब जी हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन तो तैयार कर लिया है, सही है, अब हम उसकी फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं ताकि जो आप क्रिस्टलाइजेशन जिस तरह की आपको क्रिस्टल्स चाहिए वैसी आपको मिलें, क्योंकि इस तरह से आप लोग जब सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लेते हो और थोड़ा सा कूलिंग होने के बाद उसकी अगर वैसी क्रिस्टलाइजेशन हो गई जैसी आप नहीं चाहते थे, क्रिस्टल का साइज़ अच्छा नहीं बना या यानी कि उसके अलावा उसकी शेप अच्छी नहीं बनी, तो फिर वो जो है वो आपका प्रोसेस बेकार हो जाता है। तो आप थर्ड स्टेप पे जाते हो फ़ौरन से, और वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप लोग क्या करते हो, मैंने आपको फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप लोग एक फ़नल यूज़ करते हो इस तरह से, ठीक है, और उसके अलावा नीचे आपने बीकर लगाया होता है, इसको आपने स्टैंड के साथ लगाया होता है, यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगा होता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। फिर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, उसको यहाँ से आप लोग पोर करवा दोगे, ठीक है जी, और जो भी क्रिस्टल्स प्री मेच्योर बन रही होंगी जो अभी बननी नहीं चाहिए थी वो यहाँ पे इस फिल्टर पेपर के साथ आके अटैच हो जाएंगी और आपका जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा। सही, और ये अभी आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन इस तरह से बच जाएगी और आपको वही वाली क्रिस्टल्स मिलेंगी प्रोसेस को कंटिन्यू करने की वजह से जैसी आप चाहते थे। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया। उसके अलावा वो कहता है कि आप इसमें जो है वो सक्शन वाली फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को खींच लो और आपकी जो है प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन वो बच जाए। फोर्थ स्टेप पे फिर हम जाते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद, और वो क्या होती है, कूलिंग, आई थिंक सो, यस, कूलिंग। कूलिंग में वो क्या कहता है कि अब आपकी जो आपने जाहिर सी बात सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीटअप किया हुआ है, आपने इसको फ़ौरन से फिल्टर इसलिए किया कि प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्योंकि अब क्रिस्टलाइजेशन उसकी करवानी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा बहुत ठंडा तो हो ही जाता है ना, तो इसलिए हमने फ़िल्टर कर लिया कि जो थोड़ी बहुत प्री मेच्योर क्रिस्टल अगर बन भी गई हैं तो वो ना बने। फिर हम उसको जो है वो क्या करने जा रहे हैं, कूलिंग के प्रोसेस से गुजारने जा रहे हैं ताकि हम जैसी क्रिस्टल्स चाहते हैं हमें वैसी मिल जाए। तो फिर हम उसकी कूलिंग करते हैं। हम उसको क्या करेंगे, कूलिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे जी। हम उसकी कूलिंग कैसे करेंगे, हम हॉट फिल्टर सोल्यूशन को मॉडरेट टेम्परेचर पे ही कूल करेंगे, क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस आप चाहे तो पंखा लगा के भी उसको कूल कर सकते हो, बट उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि वो जल्दी से ठंडा होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा कि बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स मिल जाएंगी और उसके साथ जो है इम्प्योरिटी भी होगी और ज़्यादा जो है वो सॉल्वेंट भी अटैच होगा उन क्रिस्टल्स के साथ, और वो क्रिस्टल्स वैसी हमें नहीं मिलेंगी जैसी चाहिए थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर मॉडरेट नॉर्मल चाहिए क्रिस्टल जैसी कि आम होती हैं, तो फिर हमें मॉडरेट रेट पे ही उसको ठंडा करना पड़ेगा ताकि जो आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडी हो और वैसे ही क्रिस्टल्स बने जैसी हमें चाहिए, और उनके साथ जो है वो इम्प्योरिटीज़ और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट कुछ भी उनके साथ अटैच ना हो। सही है, तो फिर हम इसको मॉडरेट टेम्परेचर पे करते हैं। लेकिन अगर आप इसको जो है वो क्या करो, लो टेम्परेचर पे कर दो, मतलब टेम्परेचर कह रही हूँ रेट पे कर दो, ज़्यादा ही लो रेट पे करोगे तो फिर उसके साथ जो है वो क्या हो जाएंगी,
स्लो अगर आप उसकी कूलिंग करते हो तो फिर उसके साथ इम्प्योरिटीज भी अटैच हो जाएंगी, जो कि हमारे प्रोसेस की एक कह लो कि डिसएडवांटेज में आ जाएगा। सो हम इसको नहीं करेंगे। फिफ्थ स्टेप की तरफ फिर हम जाते हैं, और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है? फिफ्थ स्टेप होता है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। कलेक्टिंग क्रिस्टल्स को हम लोग जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। और वो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कूलिंग के प्रोसेस के बाद जब हमने कूल कर लिया उसको, तो फिर हम क्रिस्टल्स को अब हम कलेक्शन कर रहे हैं हम उनकी, तो हम उनकी क्या करेंगे? सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन करेंगे। कलेक्टिंग द क्रिस्टल में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन मतलब वही, आप लोग फ्लूटेड फिल्टर पेपर लगाओ यहाँ पे। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या गूज क्रूसिबल को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और उसके ज़रिए से आप अपने सोल्यूशन को फ़िल्टर आउट कर लो, और आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? फ़िल्टर आउट। उसके अलावा इस फिल्ट्रेशन यहाँ पे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिस्टल्स के साथ एक्स्ट्रा लिक्विड अटैच है, जिसको हम यहाँ पे मदर लिक्विड का नाम दे रहे हैं, तो वो उसके क्रिस्टल से हमारे से अलहदा हो जाए। तो उसके लिए आप ग्लूज क्रूसिबल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग फ़िल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ग्लूज क्रूसिबल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा स्टेप क्या आ जाता है? प्रेसिंग क्योंकि अब हमने इसको फ़िल्टर कर लिया है, हमने कोशिश करनी है कि हमारी जो क्रिस्टल्स बने उनमें ज़रा भी लिक्विड ना हो, और वो बिल्कुल ड्राई क्रिस्टल्स बने, इम्प्योरिटीज से पाक, और उसके अलावा जो है किससे पाक बने? सॉल्वेंट उनके साथ एक्स्ट्रा लिक्विड भी ना हो। तो फिर हम फिल्ट्रेशन कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे? उसकी प्रेसिंग करेंगे। फिल्टर पेपर्स के फोल्ड के दौरान फिल्टर पेपर लिया आपने, ठीक है। उसके आपने फोल्ड किया और उसको आपने थोड़ा सा इस तरह से प्रेस किया आहिस्ता आहिस्ता से, तो एक्स्ट्रा जो भी लिक्विड होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा प्रेसिंग से, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे एहतियात ये करनी कि ज़्यादा नहीं दबा देना, क्योंकि क्रिस्टल्स टूटने का खतरा रहता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे फिर आप क्या करते हो? वॉशिंग। अब आपके क्रिस्टल्स को वॉश करना है, यानी कि आपके जो क्रिस्टल्स, आपने ज़ाहिर सी बात है आपने उसको ड्राई करने की कोशिश कर ली है फिल्ट्रेशन से, प्रेसिंग से। अब आप उसको उसके साथ, क्योंकि फ़िल्टर पेपर के में से आपने उसको थोड़ा सा प्रेस किया, हो सकता है उसके साथ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ लग गई हों, तो फिर आप उसको जिस सॉल्वेंट के साथ जिसमें भी आपने उसको सोल्यूशन को बनाया था ना, तो उसकी सॉल्वेंट के साथ आप उसको थोड़ा सा वॉश आउट कर लो, ताकि क्रिस्टल्स आपके जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएं और चमकीली चमकीली हमें क्रिस्टल्स मिलें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, और ये प्रोसेस आप लोग तब तक करें वॉशिंग वाला, सॉल्वेंट के साथ क्रिस्टल्स को वॉश करें जब तक कि वो पूरी तरह से वॉश नहीं हो जाती। उसके बाद फिर आप लोग क्या करें? अब हमें पता है कि वॉशिंग के बाद थोड़ा बहुत लिक्विड फिर क्रिस्टल्स के साथ जाके लग गया है या अटैच हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अब ये करेंगे कि एवापोरेशन का प्रोसेस करेंगे। एवापोरेशन के स्टेप से गुजारेंगे इसको। मदर लिक्विड एवापोरेशन, जब हम इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे ना हमारी क्रिस्टल्स को, तो उसमें से जो भी लिक्विड वगैरह है उसके साथ वो सारा का सारा एवापोरेट हो जाएगा, और पीछे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स रह जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास सक्सेस ऑफ ऑपरेशन फिफ्थ पॉइंट पे आ जाती है। वो कहता है कि प्रोसेस तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि जस्ट हीटिंग करनी है और क्रिस्टल्स बना लेनी है, बट इस प्रोसेस की सक्सेस इस बात में है, या इस पॉइंट में है, इस प्रिंसिपल में है कि हमें जितनी ज़्यादा अमाउंट में क्रिस्टल्स मिलेंगी हमारे सोल्यूशन से, यानी कि जो भी हम सब्सटेंस को एज अ सोल्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्रिस्टल्स मिले, तब हम कहेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो सिक्स स्टेप क्या आ जाता है? सिक्स स्टेप, फिफ्थ भी हो गया हमारा। सिक्स स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है? आ जाता है जी ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। आपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना है। कैसे ड्राई करोगे? दो तरीके हैं यहाँ पर। फिल्टर पेपर से ड्राई कर लो। मज़ीद भी हम चाहते हैं कि हमारी क्रिस्टल जो है वो सूखी हो जाए, तो फिर हम क्या चाहते हैं कि सिक्स स्टेप की तरफ लेके जाते हैं मज़ीद, ताकि हमारा जो शक व शुबा है कि क्रिस्टल्स हमारे के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ अटैच हैं या सॉल्वेंट है, तो वो दूर हो जाए। तो हम उसको ड्राई कर लेते हैं एक बार फिर से। तो कैसे करेंगे कि आप उसको फ़िल्टर पेपर लो और उसके दरमियान में आप उसको, ये फ़िल्टर पेपर है, उसको हमने यहाँ पे अपनी क्रिस्टल्स को लटाया और इस तरह से फ़िल्टर पेपर उसके ऊपर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे, तो सारी की सारी लिक्विड जो है वो, या वैसे भी रख देंगे तो वैसे भी जो है वो लिक्विड निकल जाएगा उसमें से। तो एक तो तरीका ये है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का, लेकिन इसका डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिस्टल्स टूटने का खतरा रहता है। तो दूसरा हम तरीका यहाँ पे ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, एक तो फिल्टर पेपर इस्तेमाल करके, दूसरा तरीका क्या है कि आप उस वहाँ ओवन में उसको जो है वो कर लो एवेपोरेशन, मतलब उसको ड्राई कर लो इस तरह से। लेकिन उसमें ये है, उसका भी डिसएडवांटेज ये है कि हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टल्स के मेल्ट होने का खतरा होता है। तो आपने टेम्परेचर को बैलेंस कर लेना है, यानी कि आपने अपनी अकॉर्डिंग टू सल्यूट
आपने अपने टेम्परेचर को लो ही रखना है ताकि आपके क्रिस्टल्स मेल्ट ना हो जाएं, ठीक है जी, क्योंकि लिक्विड होता है ना तो मेल्ट होने का खतरा होता है। सही है। उसके बाद फिर हमारे पास 7th स्टेप आ जाता है, ड्राइंग हो गई जी। उसके बाद फिर हमारे पास ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल्स में मैंने आपको बता दिया, एक होता है हमारे पास फिल्टर पेपर वाला एक प्रोसेस होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है ओवन वाला, और तीसरा हमारे पास होता है वैक्यूम डेजिकेटर एक ऑपरेटर सा होता है जिसमें एक वॉच ग्लास होती है, उस पर आपने क्रिस्टल्स को फैला देना होता है और नीचे से उसको आप लोग जो है वो डेजिकेटर में रखते हो, ठीक है। और उसके बाद उसका थोड़ा सा जो है वो हीट अप किया जाता है, उसको सारी के सारी क्रिस्टल्स आपके ड्राई हो जाते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है ये। उसमें वैक्यूम डेजिकेटर में कई घंटों के लिए रख दिया जाता है, उसमें ड्राइंग एजेंट डाल के, ड्राइंग एजेंट मतलब कैल्शियम क्लोराइड है या फिर आप सिलिका जेल यूज़ कर रहे हो, सही। और उसके अलावा फास्फोरस, आई थिंक, हाँ जी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आप यूज़ कर रहे हो एज ए ड्राइंग एजेंट, तो आपका जो है वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल वैसे जैसे कपड़े डालो के मशीन के अंदर और सरफ डालो और वो धुल जाएंगे और उसको बस निकाल के तो आप ड्राई कर लो। लेकिन यहाँ पे कपड़े नहीं हम सुखा रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिस्टल्स को सुखा रहे हैं, ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास 7th स्टेप आ जाता है डी कलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7th स्टेप, डी कलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज, आई थिंक अनडिज़ायरेबल कलर्स। तो यहाँ पे अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो क्रिस्टल्स हमारी बन चुकी हैं, जो कि हमने डेजिकेटर से निकाली हैं, फिल्टर पेपर से निकाली हैं, ओवन से निकाली हैं, जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट था आपने यूज़ करके तो उसको ड्राई कर लिया। फिर उसके बाद हम 7th स्टेप की तरफ जाएंगे और वो क्या होगा, डीकलराइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई भी अगर हमारी क्रिस्टल के साथ कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी है या कोई ऐसा कलरिंग का वहाँ पे हो गई है हमारी क्रिस्टल्स को, तो हम उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, हम तो यहाँ फिर क्या कर लेंगे कि अपने सब्सटेंस को एक बार बॉइलिंग के प्रोसेस के थ्रू से गुजार लेंगे हैं दोबारा से। हाँ जी, कि आप लोग क्या करते हो कि इम्प्योरिटीज़ रिमूव, बॉइलिंग सब्सटेंस को बॉईल करके उस सॉल्वेंट में डाल के उसको बॉईल कर लो अच्छे तरीके से, तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं। बट क्या होता है कि एफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल और हाँ जी, इसके अलावा वो क्या कहता है कि आप लोग क्या करो, सॉल्वेंट के अंदर जो है अपना सब्सटेंस डालो, उसमें जो है वो आप लोग क्या डालो, एनिमल चारकोल डालो और उसको जो है वो थोड़ा सा हीटअप करोगे तो आपका सारे का सारा क्रिस्टल्स जो है वो साफ़ हो जाएंगी। ये चारकोल जब सारी इम्प्योरिटीज़ को ले जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो है वो प्योर क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगी। एंड आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हो गया है, सही। चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद आपको जो है वो प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगी, सही। और उसके बाद फिर आप उसको जो है वो अपनी क्रिस्टल्स को फ़िल्टर कर लो और आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगी, सही। तो जो कि प्योर होंगी, जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होंगी और कोई कलरिंग वगैरह भी नहीं होगी, आपके रिक्वायर्ड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। एंड आई होप आपको जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। कोई भी अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लें और बिल्कुल हम इसी तरह से अपनी केमिस्ट्री को लेकर चलेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।